आज से हम इकोनॉमिक्स का क्लास लेंगे इस चैनल पे। पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक करते जाएंगे हम और कोशिश करेंगे कि हार्डली 10 दिन में हम इकोनॉमिक्स ख़त्म कर दें। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ रिसोर्सेज लिख रखे हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर है, उनके लिए ये रिसोर्सेज है। बाकी ये टॉपिक्स जनरलाइज है, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी को वो पेपर देना है तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी के 9, 10, 11, 12 के बुक हैं, परीक्षा वाणी की बुक जो आती है, पीडी का जो अतिरिक्त अंक आता है इकोनॉमिक्स का, और जो कोई भी इकोनॉमिक्स का जो टीजीटी पीजीटी का जो बुक्स आता है आप वो भी फॉलो कर सकते हो। बाकी ये जो टॉपिक है ये जनरलाइज है, ये हर किसी एग्ज़ाम में आ जाएगा, चाहे बीपीएससी हो, बीएसओ हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो। इन्फ्लेशन से आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। तो लेट्स स्टार्ट फर्दर। इन्फ्लेशन क्या होता है? सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रेगुलरली बढ़ता जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है। ठीक है, अब है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पीपल का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है, और किसी भी प्रोडक्ट का या गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। जैसे पहले मान लो 100 रुपये था, उससे 90 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 60 हो गया। ठीक है, अब है इन्फ्लेशन। गुड होता है इकोनॉमी के लिए, सही है इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आरबीआई के द्वारा कुछ क्राइटेरिया दिया गया है जो 4% ±2 होता है। ठीक है, यानी 4% और ±2 जो रहेगा, यानी लोअर लिमिट 2% और अपर लिमिट 6% तक इन्फ्लेशन जो है वो सही रहता है। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन सही नहीं होता है। जैसे मान लो आप किसी इकोनॉमी में रह रहे हो जहाँ की ब्रेड का प्राइस 400 पर पैकेट है, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राइस रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसका रीज़न क्या क्या होता है। रीज़न ये होता है कि डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट पर्सनल और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, कि डिफ्लेशन का क्या रीज़न होता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कम कर रही है। ठीक है, पीपल स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, इस वजह से डिफ्लेशन हो जाता है। अब हम जानते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि प्राइस तो बढ़ रहा है किसी प्रोडक्ट का, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है, इंक्रीमेंट है, वो कम होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या हुआ कि प्राइस बढ़ रहा है, डिफ्लेशन में क्या हुआ कि प्राइस घट रहा है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन में क्या हुआ कि मान लो पहले प्राइस 100 रुपये है, उसके बाद 130 है, उसके बाद 150 है, 160 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो कम है। जैसे पहले ईयर में 30% से बढ़ा, दूसरे ईयर में 15% से बढ़ा, फिर 6% से बढ़ा सॉरी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो कम है। ठीक है, इसमें क्या है कि प्राइस आर राइजिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस इन्फ्लेशन आर डिक्रीजेस। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग, इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। अब होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, रैपिड इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, और जीडीपी का ग्रोथ जो है वो स्टैगनेंट है। तो हम जब गौर करेंगे कि स्टैगफ्लेशन वर्ड पे, तो स्टैग मतलब स्टैगनेंट ग्रोथ और फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन। ठीक है, तो स्टैगनेंट ग्रोथ मतलब जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। राइट, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। जैसे कि मान लो कोविड-19 पैंडमिक था, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन तो था ही। जैसे हम एक ब्रेड लेने जाते थे तो उसका प्राइस जो नॉर्मल डेज में रहता है उससे ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन सिंपली याद रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, स्टैगनेंट है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 4 चीज़ें डिस्कस की। इन्फ्लेशन क्या है कि नॉर्मल इंक्रीज इन प्राइस। डिफ्लेशन क्या है? ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन हो गया कि नॉर्मल इंक्रीज ऑफ प्राइस, डिफ्लेशन हो गया कि ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब प्राइस नहीं बढ़ रहा है, डिसइन्फ्लेशन हो गया कि मतलब इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो कम है, और स्टैगफ्लेशन में क्या हो गया कि जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और स्टैगनेंट ग्रोथ है। अब स्टैगफ्लेशन का क्या क्या रीज़न हो सकता है कि एक तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया हो, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे था, कोई पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी ले ली हो गवर्नमेंट ने, ठीक है,
इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम हो गया होगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन और माइल्ड इन्फ्लेशन। क्रीपिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि काफ़ी कम रेट है, यानी सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइस राइज बाय 3%, 3% से अगर इन्फ्लेशन बढ़ा होगा पर ईयर, तो इसको हम क्या कहेंगे। ऐसे ये 3% कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो 3% से बढ़ा है, 2% से बढ़ा है, 1% से बढ़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और ये क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसे तो 2% से कम नहीं होना चाहिए, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कि सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पीपल जो है वो मनी सेव करते हैं, बैंक में रखते हैं, क्यों, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए। अब आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो जाएगा कि प्राइस राइज तो होता है लेकिन 3 से 10%, यहाँ शायद डबल डिजिट हो जाता है, ठीक है, पर ईयर। अब इसमें क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें पीपल बाय मोर देन नीड टू अवॉइड टुमारोज हायर प्राइसेस। इसमें क्या करते हैं कि थोड़ी ना होर्डिंग लग जाती है गुड्स खरीदने की। मान लो आज हमने ऐसा कहा कि ठीक है, कल होकर के ब्रेड का प्राइस 10 से बढ़ कर के 12 हो जाएगा, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि आज ही खरीद करके रख लेंगे, तो ये होर्डिंग ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है। नए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, ठीक है, कोई एफडी वगैरह नहीं कराएंगे। अब है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, अफेक्ट पुअर और मिडिल क्लास। सही बात है, ये मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, हाइपर से कम होता है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाता है। जैसे ट्रिपल डिजिट हो गया, अब तक हम लोग क्या पढ़े, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट, तो इसमें इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट हो जाता है। जैसे प्राइस राइज मोर देन 10% पर ईयर हो गया, जैसे कि 20% पर ईयर हो गया, 100% हो गया, 200% हो गया, तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। इसको और हम हॉपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं और रनवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है, पुअर पीपल को अफेक्ट करता है, मिडिल क्लास को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये ना मेनली वॉर में हो जाता है, जब गवर्नमेंट वीक होती है तब हो जाता है, कोई रिवोल्यूशन आने वाला हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जैसे 500, 600, 1000% ऐसे हो गया, ठीक है। जैसे प्राइस राइज मोर देन 50%, बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो गया। तो यहाँ पे हम जस्ट एग्जांपल समझा रहे हैं कि मान लो 50% हो गया, 200%, 500%, बहुत ज़्यादा हो गया, मिलियन % हो गया, ठीक है। प्राइस राइज हाईली अनस्टेबल, पता ही नहीं चलता है कि कब क्या है, ठीक है। जैसे जर्मनी में हुआ था 1920 में, यूएसएसआर में हुआ था 1991 में, ठीक है। जैसे हम लोग को मान लो पता चला कि 4 लाख % बढ़ने वाला है अगले 5 सालों में, ठीक, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है और ये बहुत ही ख़राब होता है किसी भी इकॉनमी के लिए। तो हम लोग क्या पढ़े, 4 टाइप के इन्फ्लेशन पढ़े, क्रीपिंग पढ़े, माइल्ड पढ़े, जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन 3%, 4%, सिंगल डिजिट हो गया, और ये इकॉनमी के लिए अच्छा भी होता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या हो गया, डबल डिजिट हो गया, ठीक है। इसमें होर्डिंग लग जाती है गुड्स को कि अरे आगे आने वाले दिनों में जो है वो प्राइस बढ़ जाएगा तो हम अभी ही खरीद लेते हैं। फिर आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसको हॉपिंग और रनअवे भी कहते हैं। इसमें भी क्या है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे वॉर रिवोल्यूशन के टाइम पे हो गया। और हाइपर इन्फ्लेशन नाम से ही पता है कि बहुत ज़्यादा ही प्राइस बढ़ जाता है। अब आते हैं इन्फ्लेशन एंड रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो हम लोगों ने ये जीडीपी में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे विल डिस्कस अपॉन इट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ नॉमिनल से रियल में जाना होता है ना, तो हम उसमें से क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन घटा देते हैं, ठीक। जैसे नॉमिनल कोई भी चीज़ हो, मान लो किसी चीज़ का प्राइस 1 साल पहले होगा 100 रुपये, ठीक है, और अभी उस चीज़ का प्राइस हो गया होगा 10%, 110 रुपये, तो यहाँ 10% से प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा बढ़ गया ना, 10% से ज़्यादा बढ़ गया, तो हमको इसका रियल रेट जानने के लिए उसमें से हमको इन्फ्लेशन घटाना पड़ेगा कि अरे 1 साल पहले इसका कितना था, रियल प्राइस कितना था, तो उसमें से हम इन्फ्लेशन घटा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, हमारा रियल इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, ये हम पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जो जनरली पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन किसके लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, यानी किसके लिए लॉस होता है। तो यहाँ पे देखो, मान लो बनी है, एक सर से मैंने पढ़ा था, वो हमेशा बनी और नैना का ही एग्जांपल लेते हैं और वो यूट्यूब का ही वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो मान लो कोई क्रेडिटर है, वो किसी डेटर को, क्रेडिटर वो होता है जो देता है, डेटर वो होता है जो रिसीवर होता है, ठीक है। तो मान लो कोई 100 रुपये दे रहा है किसी को उधार, मान लो बनी 100 रुपये उधार दे रहा है नैना को, ठीक है।
और ये 16 अक्टूबर 2024 को दिया था। और नैना जो है ये सेम चीज़ पैसा जो है ये रिटर्न कर रही है किसको, बनी को, लेकिन 16 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, समझ में आ गया। मान लो बनी जो है वो नैना को 100 रुपये आज दे रहा है, ठीक है, और 1 साल बाद वो रिटर्न कर रहा है। तो पहले आज जो है वो एप्पल का प्राइस 100 रुपये है, और 1 साल बाद जो है वो वही एप्पल का प्राइस 120 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ जो बनी के पास है वो उस पैसे से जो उसने दे रखा था उस पैसे से वो आज 120 रुपये सॉरी वो एप्पल ख़रीद सकता था, लेकिन वो नहीं ख़रीद पा रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मान लो बनी जो है वो नैना को 100 रुपये उधार पे देता है, ठीक है, और तब एप्पल का प्राइस था 100 रुपये किलो। नैना जो है वो 1 साल बाद बनी को 100 रुपये वापस करती है, तब एप्पल का प्राइस हो गया 120 रुपये किलो। तो अब आप लोग बताओ कि क्या बनी आज भी 1 किलो एप्पल ख़रीद सकता है? तो नहीं। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन्फ्लेशन जो है वो क्रेडिटर के लिए लॉस होता है और डेटर के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए इन्फ्लेशन हार्मफुल होता है और जिनके लिए इन्फ्लेशन, कुछ के लिए इन्फ्लेशन बेनिफिशियल होता है। तो इन्फ्लेशन से बेनिफिट किसको होता है? डेटर को होता है, बॉन्ड इशूअर को होता है, और लूज़ कौन करता है? क्रेडिटर करता है, ठीक है। और कौन लूज़ करता है? बॉन्ड होल्डर, यानी जिसके पास बॉन्ड होता है। पेंशनर लूज़ करता है, फिक्स्ड इनकम जिनकी होती है वो लूज़ करते हैं। तो लूजर्स कौन कौन हो गए? लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बॉन्ड होल्डर्स हो गए जिनका फिक्स्ड इनकम है वो हो गए, फिर जो एक्सपोर्टर्स हो गए वो हो गए, फिर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो गए, और पेंशनर हो गए। अब गेनर्स कौन है? गेनर्स में जो बोरोवर्स हैं, डेटर्स है, जो बिजनेसमैन है, जो बॉन्ड इशूअर है, वो लोग गेनर्स हो गए, ठीक है। अब इधर मैंने लिख रखा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो सीपीआई बेसिस पे होता है, और इसको पब्लिश कौन करता है? मॉस्पी पब्लिश करता है। मतलब एनएसओ पब्लिश करता है, जो किसके अंडर आता है? मॉस्पी के अंडर आता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि डिमांड की वजह से जो भी इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। जो भी इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हम डिमांड साइड को देखेंगे। डिमांड बढ़ेगा किसी भी चीज़ का, मान लो एप्पल है मार्केट में तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। जैसे देखो 1 केजी एप्पल है, 2 से 10 लोग बढ़ गए उसको ख़रीदने वाले, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। जैसे पहले 100 रुपये मिल रहा था तो अब 300 रुपये मिलने लगेगा। अब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितना ज़्यादा बढ़ेगा मार्केट में, गवर्नमेंट जितना ज़्यादा खर्च करेगी मार्केट में, तो मार्केट में पैसा उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो लोगों के जेब में जब पैसा जाएगा तो लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है? ईज मनी पॉलिसी, ठीक है। अब है जब when demand for goods increases and exceed production capacity, expanding economy, over expansion, money supply, government reduce tax, ठीक है। अब है कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के? कि मनी सप्लाई एक्सपेंशन, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। सॉरी मैंने ऊपर कुछ गलत बोल दिया है शायद, कि ईजी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होता होगा, ठीक है। क्योंकि इजी मॉनेटरी पॉलिसी है मतलब क्या हो गया? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मतलब जब मार्केट में गवर्नमेंट पैसा बहुत ज़्यादा अलाउ करती है, टैक्स घटा दी होगी, स्पेंडिंग बढ़ा दी होगी, मतलब मनी से ओवरफ्लो कर दिया होगा, मनी फ्लो कर दिया होगा, तो यहाँ क्या हो जाता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। अब इसका कॉज क्या क्या हो गया होगा? मनी सप्लाई एक्सपेंशन, ऑब्वियसली जब मार्केट में मनी ज़्यादा बढ़ गया होगा, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गया होगा, ऑब्वियसली जब मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में तो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा, 2 की जगह 4 शर्ट खरीदेंगे लोग, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलेट, यानी गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही होगी लोगों को, ठीक है। सब्सिडी देगी तो क्या होगा? पैसा आएगा लोगों के जेब में और वो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। टैक्स रेट रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा? लोगों की जेब में पैसा आएगा। अब है ग्रोइंग इकोनॉमी, क्रेडिट बूम, ठीक है।
अब है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहते हैं कि जैसे 10,000 रुपये आपके पास, ठीक है, उसमें से 6,000 रुपये जो है हम एक्सपेंस कर रहे हैं और 4,000 रुपये जो है हम सेव कर रहे हैं, राइट। तो 6,000 में से 10,000 में से जब हम सेव कर रहे हैं तो मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आएगा, 0.6, और सेव हम कितना कर रहे हैं, 0.4, और दोनों मिला करके 1 आना चाहिए। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना ज़्यादा बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब भी वर्ड मार्जिनल आए तो दिमाग में इतना रखना कि 1 एडिशनल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल में हमने क्या देखा कि डिमांड साइड इफेक्ट हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ रहे हैं। अभी कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई मशीनरी है, उसको लगाने में क्या चीज़ लगा होगा, तो हम लोग को पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगता है, लैंड, लेबर, कॉस्ट, ये सब लगा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, अगर वो कॉस्ट बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, राइट। जैसे ऊपर हमने क्या देखा कि डिमांड बढ़ गया, अभी हमने क्या देखा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब सप्लाई साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर वाले में यानी डिमांड पुल में डिमांड साइड इफेक्ट हो रहा था और कॉस्ट पुश में सप्लाई साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेज एंड प्रोडक्ट पास द इंक्रीज प्राइस टू द कंज्यूमर। ऑब्वियसली जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में उसका कॉस्ट लग रहा है और अल्टीमेटली प्राइस देना पड़ रहा है कंज्यूमर को, ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे देखो टीवी है, टीवी का रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, हायर प्राइसेस ऑफ इनपुट का प्राइस ज़्यादा है, एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, वेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया होगा, मान लो मार्केट में कोई एक ही कंपनी है, मोनोपोली है किसी की, तो वो तो जितनी मर्जी उतनी प्राइसेस बढ़ा ले, ठीक है। जैसे अभी देख लो जियो है, एयरटेल है, टैक्सेशन में चेंज हो गया होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी किसी चीज़ की घट गई होगी। तो किसी भी वजह से अगर सप्लाई शॉर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या है, आरबीआई प्रिंट मोर मनी, क्या है, आरबीआई बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दी होगी तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट हो गया होगा। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देखो इसमें क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन ओवरऑल मार्केट में तो नहीं होता है, बट कोई पर्टिकुलर सेक्शन में इन्फ्लेशन हो गया होगा, ठीक है। जैसे अभी देखो टेलीकॉम सेक्टर में कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। कभी कभी देखते हो कि दाल का प्राइस बढ़ जाता है, तो इसमें पूरे के पूरे मार्केट में तो नहीं बढ़ा ना इन्फ्लेशन, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सेक्टर में या फिर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्या है, पार्ट ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, मेनली ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे पल्सेस, एमएसपी, इन सब की वजह से। जैसे एग्रीकल्चर में किसी चीज़ का शॉर्टेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, तो ये इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब देखते हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना डेलिबरेटली सप्लाई को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, ताकि जब फ्यूचर में और ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ेगा तो हम उस चीज़ को सेल करेंगे। जैसे कि बहुत बारी देखते हो कि ओपेक कंट्रीज़ है, ओपेक कंट्रीज़ क्या करती है कि डेलिबरेटली रोक लेती है सप्लाई, ताकि जब फ्यूचर में उन चीज़ों के प्राइस बढ़े, पेट्रोलियम हो गया, इन चीज़ों के प्राइस बढ़े, तब वो सेल करेगी और वहाँ पे उनका क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब आते हैं ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होता है, यानी व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट कुछ करता ही नहीं है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट छोड़ दिया कि ठीक है जितना मर्जी उतना इन्फ्लेशन बढ़ा लो, तो इसको क्या कहेंगे, ओपन इन्फ्लेशन। इसी का ऑपोजिट हो जाता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके लिए क्या करता है कि मतलब टोकता है, कोई अपना पॉलिसी बनाएगा, फिजिकल पॉलिसी बनाएगा, मतलब घटाएगा इन्फ्लेशन को, कि यानी व्हेन गवर्नमेंट प्रिवेंट्स द प्राइस राइज थ्रू प्राइस कंट्रोल करता है, प्राइस कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग एटसेट्रा। अब देखते हैं श्रिंकफ्लेशन। इसमें क्या होता है कि श्रिंकफ्लेशन मतलब प्राइस तो सेम है लेकिन उसका क्वांटिटी रिड्यूस कर देता है। जैसे देखे होगे कि पार्ले जी का प्राइस आज तक नहीं बढ़ा लेकिन उसका पैकेट छोटा हो गया, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, ठीक है।
अब है ग्रीडफ्लेशन, जैसे कॉरपोरेट ग्रीड हो गया, प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल हो गया। कोविड-19 में जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसका कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया था डेलिबरेटली, जो मेडिसिन थे उसका प्राइस बढ़ा दिया गया था, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसको क्या कहते हैं, ग्रिडफ्लेशन। अब देखते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन भी वही होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, जैसे मार्केट में हम हमेशा सुनते हैं कि टमाटर का प्राइस बढ़ गया, प्याज का प्राइस बढ़ गया, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन, यानी ओनली अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी विल गेट अफेक्टेड। कुछ प्रोडक्ट के प्राइस राइज हो जाते हैं, ठीक है, हाई प्राइस राइज इन अ फ्यू प्रोडक्ट, बाकी सब सेम रहता है। अब देखते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसमें क्या होता है कि डिमांड कम होता है, डिमांड कम होने लगता है, प्राइस कम होने लगता है, डेट डिफ़ॉल्ट डेट हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाती है, और फिर क्या होता है, लोगों के ले ऑफ होता है। तो ये ना एक पर्टिकुलर साइकिल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। अब है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। फिलिप्स कर्व यही कहता है कि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा घटेगा, ठीक है। जैसे देखो इस मैप में कि 2% अनएम्प्लॉयमेंट है तो 8%, 2% अनएम्प्लॉयमेंट है तो 8% इन्फ्लेशन है, ठीक है। यानी इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम होगा। जैसे देखो 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो गया। तो वही है कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इन्वर्स रिलेशनशिप की, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ना इसका वो भी है, एक्सेप्शन भी है, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 1970 का हो गया। जो स्टैगफ्लेशन है वो फिलिप्स कर्व का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। फिर कोविड-19 हो गया, ये भी एक्सेप्शन है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ग्रोथ रेट कम हो गया था, तो इसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। और स्टैगफ्लेशन जो है वो फिलिप्स कर्व का वो है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी इकॉनमी है उसमें पहले तो ग्रोथ होता है, फिर वो पीक पे जाता है, फिर वो स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन जब होगा इकॉनमी का उसको रिसेशन कहते हैं, लेकिन जब यही रिसेशन काफ़ी लंबे टाइम तक हो जाता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं, और फिर इकॉनमी जो है वो रिकवरी करती है, और ऐसे ही इकॉनमी चलती है। बूम क्या है कि डिमांड ऑन ओवर ड्राइव, बूम, ग्रोथ, पीक, ये सब क्या होता है कि बहुत तेज़ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सप्लाई ट्राइज टू कैचअप, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है, और लेकिन ये नोटिस नहीं होता है। रिसेशन क्या है कि डिमांड घट जाता है, ठीक है। रिसेशन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिमांड घट जाता है, जॉब नहीं होता है, प्राइसेस घट जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये ना आगे चल करके क्या होता है, डिफ्लेशन हो जाता है, यहाँ पे प्राइस कट हो जाता है। लेकिन यही रिसेशन जब लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है तो इसको डिप्रेशन कहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 का होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, रिसेशन क्या हो गया कि डिमांड घट गया, मार्केट में मंदी आ जाती है, सुना है ना कि मार्केट में मंदी आ गई है, तो वही रिसेशन हो जाता है। मतलब जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्राइस कम हो जाता है चीज़ों का, ठीक है। अब है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है, एक्शन दैट हेल्प्स इकोनॉमी टू मूव फ्रॉम डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा होता है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेती है जिससे कि वापस इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन होगा मतलब जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा देती है गवर्नमेंट, ठीक है। इसी को रिफ्लेशन कहते हैं। जैसे कैसे मनी सप्लाई बढ़ाएगी, टैक्स कट कर देती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। अब है कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेशन। रिफ्लेशन का कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा, टैक्स कम कर देगी, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर करने लगेगी गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट करने लगेगी, इससे क्या होगा, मार्केट में मनी आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, और इसके क्या हो जाएगा, मनी आएगा। और लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे मार्केट में पैसा उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब ओपन इन्फ्लेशन हमने पीछे पढ़ लिया है, और पढ़ा है ना कि जो फ्री मार्केट इकॉनमी में होता है, राइट, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। अब आता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, ठीक है। अब रिफ्लेशन हमने पढ़ लिया है कि प्राइसेस रेज्ड डेलिबरेटली इन ऑर्डर टू इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन देयर इज अ डिप्रेशन एंड प्राइसेस फॉल अब्राउंडली, मॉनेटरी अथॉरिटी अडॉप्ट मेजर्स, ठीक है। यानी पर्पसली जब हम इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, क्यों, ताकि जीडीपी ग्रोथ हो और मार्केट जो है वो नॉर्मल चले, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर देखते हैं,
वो कौन सा लेके आते हैं हम, मनी बैंकिंग ही कर लेंगे आगे।